हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कुछ उसके छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन में है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये टॉपिक के बारे में पिछली बारी से CBSE में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रा पढ़ लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स ज़रा ढंग से ध्यान रख लेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड इन टर्म एज एन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन इट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हर कंसंट्रेशन पर, हर टेम्परेचर पर राउल्स के नियम को फॉलो करते हैं। इतना याद रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स के नियमों को, राउल्स के लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। दोबारा से देखें जरा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक्स तो यही है, क्या है हमारे पास कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स के नियम को, राउल्स के लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो दे ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। एट ऑल टेम्परेचर लिख देता हूं, कंसंट्रेशन आप समझ लेंगे। एट ऑल टेम्परेचर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमारा कि राउल्स लॉ ये था कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XIA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XIB और P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XIA प्लस PB नॉट XIB। ये क्या था? ये राउल्स लॉ था हमारे पास। तो ये पूरी तरह से राउल्स के नियम को ओबे करते हैं, राउल्स के लॉ को ओबे करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है हमारे पास? इसकी मीनिंग समझेंगे। देखिए कि हमने ये PA नॉट XIA, इसकी वैल्यू हमने प्रैक्टिकली निकाल करके देखी। इसकी वैल्यू हमने प्रैक्टिकली निकाल करके देखी, सॉरी इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड, चलो प्रैक्टिकली निकाल करके देखो या कैलकुलेटेड निकाल करके देखी। मतलब हमने इस ऑब्जर्वेशन को किया और कितना इसका PA नॉट था किसी A सॉल्यूशन का और कितना उसका मोलर फ्रैक्शन था A सॉल्यूशन का, हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा। तो मान लिया इसकी वैल्यू आई 200 mmHg सॉल्व करने पर, और इसकी वैल्यू भी 200 mmHg आनी चाहिए। यदि इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इसको हमने कैसे निकाला? इसको ऑब्जर्वेशन से निकाला, इसको प्रैक्टिकल, इसको ऑब्जर्वेशन करके निकाला और इसको हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाला PA को। फिर दोबारा देखो जरा, इसकी वैल्यू ये PB नॉट और XIB, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली, ऑब्जर्वेशन करके निकाली, और इसकी वैल्यू PB की हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाली जिससे हम वेपर प्रेशर नाप सकते हैं, नैनोमीटर वगैरह से। तो पता लगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल आई, तो ये राउल्ट के नियम को ओबे करते हैं। इसका मतलब जितना प्रैक्टिकल से पहले इसका प्रेशर था, जितना ऑब्जर्वेशन करके इसका प्रेशर आ रहा, उतना ही इसका प्रेशर आ रहा। इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा, तो जितना इसका ऑब्जर्वेशन करके, कैलकुलेशन करके इसका प्रैक्टिकल आ रहा है, उतना ही इंस्ट्रूमेंट भी इसका प्रैक्टिकल बता रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह से राउल्ट के नियम को ओबे करते हैं। ऐसे ये हो जाएगा, टोटल दोनों को मिला दिया, मिलाने पर देखा कि इसकी और इसकी वैल्यू जितनी आ रही इतनी इसकी वैल्यू आ रही, तो राउल्ट के नियम को ओबे करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, दे ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कि तो ये डेफिनेशन से तो यही है कि जो राउल्स के नियम का, राउल्स के लॉ का पूरी तरह से ओबे करते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल अभी लिखते हैं इसके हम। दूसरा नंबर, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसका, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 करेक्टरिस्टिक्स इसकी ये आई हमारे पास। नंबर 2, द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0, ये आना चाहिए दूसरा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने यहाँ पर एक कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन है ये 20 ml, और यहाँ पर ये कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये A है, ये B है, और सॉल्यूशन ये भी लिया 20 ml। इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो मिला करके कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? तो 40 ml।
40 ml है तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। अब आप कहेंगे तो ऐसा तो होगा ही हमेशा कि जब हम 20 ml को मिलाएंगे 40 ml आएगा ही, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी देखो यहाँ पर क्या है, ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा, यहाँ पर क्या है, बी और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा। अब क्या होने लग गया है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। तो कभी कभी ये होता है कि इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा, तो ये बॉन्ड आपस में ऐसे आराम से दूर डिस्टेंस ज़्यादा है, और जब ये रिएक्शन कर जाते हैं तो इनके बीच में कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये ऐसे पास पास आ जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस घट जाएगी मॉलिक्यूल्स के, तो इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो तब ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। मान लिया 20 ml और ये आ रहा हमारा 39.990 या 999 ml आ रहा, इतना चेंज हो गया। कितना ml का चेंज हुआ, 0.001 ml का चेंज हो गया। तो यदि ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो इसका मतलब वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, राउल्ट के नियम को ओबे नहीं कर रहा, सॉरी, तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, यानी कि जितना वॉल्यूम पहले था और जितना बाद में था, तो ये 40 में से टोटल 40 गया तो 0 आना चाहिए, बाद का और पहला, इसका 0 आना चाहिए। तो 2 पॉइंट इसके, 2 करेक्टरिस्टिक्स हमने इसके समझे। पहला करेक्टरिस्टिक, दे ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन और ऑल टेम्परेचर, और दूसरा द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, द चेंज इन मिक्सिंग, द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0, ये होना चाहिए हमारे पास। तो 2 पॉइंट, 2 करेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, समझ में आ गई बात। राउल्ट के नियम को फॉलो करना चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 लिखते हैं इसका, नंबर 3 तीसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, तो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इसका लिखते हैं हम। तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, द चेंज इन एंथैल्पी, तीसरा है द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, द चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, इसको पूरा लिख देते हैं, ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग यह है कि ये यहां पर एक हमने ए ले लिया सॉल्यूशन, ये बी ले लिया, और इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने पर क्या बन गया, ये मिलाने पर बन गया a प्लस बी, ए बी बन गया, मान लिया। ध्यान देंगे जरा, जब हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ए और ए के बीच बना हुआ था, यहाँ पर बॉन्ड बी और बी के बीच बना था, यहाँ ए और बी के बीच बना, तो ए और बी के बीच जब बॉन्ड बना होगा तो क्या हुआ होगा, पहले ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, और ए और बीच के बीच नया बॉन्ड बना होगा। ध्यान दें, जब ए और ए के बीच बॉन्ड टूटा होगा तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, चलो मान लिया हमने इसको 30 जूल ले लेते, चलो इसकी इतनी एनर्जी की इसको जरूरत पड़ी, और इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ी मान लिया, और इसको हमारे पास 20 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब जब ये नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी बाहर करेगा, रिलीज करेगा। फिर दोबारा ये बॉन्ड टूटा तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, ये बॉन्ड टूटा तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, और ये बॉन्ड बना तो एनर्जी वापस इसने रिलीज करी, कितनी रिलीज करेगा वापस एनर्जी, तो 50 जूल की एनर्जी रिलीज करेगा। यदि तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 50 में से ये 20 ये 30 इनको मिलाया और इनको माइनस किया तो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं। राउल्ट्स, ये आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ये मेन पॉइंट तो ये 3 ही है, लेकिन चौथा पॉइंट कभी कभी डाल सकते हैं हमारे को। चौथा पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें से कि चौथा पॉइंट क्या होगा। तो 3 पॉइंटों को दोबारा लिख लेते हैं। नंबर 1, दे ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। दूसरा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग
इक्वल टू 0। तीसरा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। और चौथा पॉइंट इसका है पॉइंट नंबर 4, एंट्रोपी के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेंज इन एंट्रोपी that is delta S of mixing is greater than 0। अब देखिए ये सबके लिए यही रहेगा, डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। 11th तो पढ़ी ना हमने कि डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी मीन्स होता है रैंडमनेस। तो जब हम उनको मिलाएंगे तो उनके बीच की जो रैंडमनेस है, पहले ए अलग था बी अलग था, दोनों मिक्सिंग हो गई तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दोबारा से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 फॉर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 3-4 पॉइंट होंगे हमारे पास, इसको याद रख लेंगे आप, इसको आप ध्यान करेंगे इन चारों पॉइंट को। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी याद रखिए, कभी एग्जाम में बार बार इसके एग्जाम्पल्स ही पूछे हुए कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल लिखिए, इसलिए मैं इसमें जो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं 5-7 उनको लिख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास CH3OH और प्लस C2H5OH, ये दोनों के दोनों, मतलब ये ध्यान रखेंगे इसमें कि इनके जो ये CH3OH और C2H ये आसपास वाले होने चाहिए। मतलब जैसे एक कार्बन का एल्कोहल है, ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, तो पास पास वाले। एक कार्बन का एल्कोहल 10 कार्बन का एल्कोहल, वो नहीं, उनमें नहीं बात चलेगी, उनको आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल पास पास वाले होने चाहिए, एक और दूसरा कार्बन या एक या तीसरा कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे बहुत दूर तक नहीं जाना कि एक और 10वां कार्बन, एक और 8वां कार्बन। मतलब अगर जो मैं यहाँ पर 8वां कार्बन ले लूँ इसके साथ पहले वाले के साथ, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, इनकी पोलरिटी सेम होनी चाहिए दोनों की, ये भी पोलर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों पोलर होने चाहिए। तो दोनों की पोलरिटी कोई जरूरी नहीं, दोनों पोलर होनी चाहिए या नॉन पोलर होनी चाहिए, पोलरिटी सेम होनी चाहिए और पास पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल को जरूर पढ़ के जाएं इसके। बेंजीन और टॉल्विन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। टॉल्विन का क्या होता है? C6H5CH3। ये 6 कार्बन 7 कार्बन, इससे अगला ही आ रहा, तो ये आसपास के ही हैं। नंबर 4, इसमें अगर ऐसा देंगे C2H5Br और C2H5Cl, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो ब्रोमीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन ही आएगा और ये सेम हो गया हमारे पास C2H5, तो ये जस्ट अगला आ रहा है इससे, इसी के आसपास के, पोलरिटी भी दोनों की सेम है। नेक्स्ट, अगर ये आएगा C2H5Br और C2H5I, तो ये इसको आइडियल सॉल्यूशन में आप मार देंगे दोनों को। लेकिन यदि ये आएगा C2H5Cl और C2H5I, तो ये आइडियल सॉल्यूशन में आप नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे आप? क्लोरीन और आयोडीन बहुत, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके जो साइज है, इनके साइज में बहुत डिफरेंस हो जाता है। आयोडीन बहुत बड़ा हो जाता है, क्लोरीन इतना बड़ा नहीं होता, तो इसको आइडियल सॉल्यूशन में हम नहीं रखेंगे। फिर भी ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, दोनों पास पास हैं, साइज भी कंपेरेबली बराबर ही हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और प्लस C6H5Br, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हुआ, एग्जाम्पल याद रखिए। एग्जाम में थोड़ा सा अपने आप भी सोचिए कि जिनके ये मॉलिकुलर वेट आपस में लगभग आपस में बराबर हो, या वो एक कार्बन के बाद अगला कार्बन आ रहा हो, या एक ही कार्बन हो तो इनके जो ग्रुप्स हैं वो लगभग समान हो, या एक अगला ग्रुप हो, तो वो इस प्रकार से आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, पोलरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, a solution of 2 or more miscible liquid in term as a non-ideal solution when it
डज नॉट ओबे राउल्स लॉ या डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सीधी सी बात, याद कर लेंगे, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ओबे राउल्स लॉ है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, नॉट ओबे राउल्स लॉ। नॉट ओबे राउल्स लॉ का मतलब क्या हो गया, जो पी ए हमारे पास होता था वो पी ए नॉट और एक्साई ए होता था, और इन दोनों की वैल्यू यदि इक्वल नहीं आएगी, कि जो हमने प्रैक्टिकल करके निकाला और जो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाला, इन दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है ज़्यादा हो जा रहा, हो सकता है कम हो जा रहा, चेंज आ रहा है, तो राउल्स लॉ, इसका मतलब वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। दूसरा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग अभी मैंने बताया कि डेल्टा वी जो वॉल्यूम है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, या तो वो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इससे कम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। चौथा पॉइंट, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। ये तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कॉमन पॉइंट है ही। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गए। अच्छा, अगर जो कोई पूछेगा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जरा ग्राफ बनाइए, जैसे हमने राउल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाया था, तो अब ऐसे पूछ रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जरा ग्राफ बनाइए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या ग्राफ आएगा हमारे पास। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए वही ग्राफ आएगा जो हम राउल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाते थे। मीन्स हम राउल्स लॉ के लिए ग्राफ कैसे बनाते थे, राउल्स लॉ के लिए ये ग्राफ बनाते थे हम इस टाइप से, राउल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे लिखा हमने पी ए नॉट प्योर ए के लिए, यहाँ पर लिखा हमने पी बी नॉट प्योर बी के लिए, यहाँ पर लिखा हमने एक्साई ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पर केवल ए है, और एक्साई बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा हमने एक्साई ए इज इक्वल टू 0 और एक्साई बी इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ कैसे आता था, यहाँ से इस टाइप से आता था, यहाँ से इस टाइप से जाता था। ये वाला ग्राफ किसके लिए आ रहा, तो इस पर हम क्या लिखते थे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्साई ए। इस पर क्या लिखते थे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्साई बी, और इस पर क्या लिखते थे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्साई ए प्लस पी बी नॉट एक्साई बी। ये हमारे पास जो ग्राफ होता था राउल्स लॉ के लिए होता था। आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ऐसी ग्राफ बनना है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और उसके ग्राफ भी खींचेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, ध्यान करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो राउल्स के नियम को ओबे नहीं करते हैं। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों में अंतर हो गया हमारे पास, दोनों पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहे हैं उसके लिए हम पहला लेते हैं, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, उन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या होगा हमारे पास, कि इनके लिए क्या होगा, देखिए जरा। हम पहला पॉइंट क्या करते बोल रहे थे कि राउल्स के नियम को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, ये सही बात है हमारे पास। तो क्या आना चाहिए, P इज इक्वल टू P जो टोटल निकालते थे, ये इक्वल टू क्या होता था हमारा, पी ए नॉट एक्साई ए प्लस पी बी नॉट एक्साई बी। ये कब होता था, जब वो आइडियल सॉल्यूशन है और वो राउल्स के नियम को फॉलो कर रहा है। ये P इसको हम ऑब्जर्व निकाल देते हैं कि ऑब्जर्व है हमारे पास, और ये प्रैक्टिकली हमने इसको सॉल्व करके निकाला, इसको हमने प्रैक्टिकली निकाला। तो अगर जो ये नेगेटिव डेविएशन निकालता है तो इसकी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए। नेगेटिव डेविएशन निकालने पर बाद में इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, बाद में इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, इसका वेपर प्रेशर बाद में कम हो जाना चाहिए, सॉरी।
वेपर प्रेशर बाद में कम हो जाना चाहिए। क्यों कम हो जाना चाहिए अभी देख लेंगे हम इसको कि वेपर प्रेशर बाद में क्यों घटता है इसमें। तो नेगेटिव डेविएशन में ये होता है। दूसरा पॉइंट नेगेटिव डेविएशन के लिए देखिए, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कम क्यों होती है, इसका एक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल से हम इसको कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास है वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन CH3CO और CH3। ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो हमने इसको स्ट्रक्चर बनाया, हमने ये बताया C, ये है हमारे पास H, ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया और इसको हमने इस प्रकार से लिखा इसमें कि O डबल बॉन्ड C, इधर CH3 एसीटोन हो गया। अब देखो इस जो क्लोरीन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये क्लोरीन जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इनकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फिर अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन को देखेगा, इसके पास लोन पेयर था तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर दोबारा देखिए, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कार्बन के पास। कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। हाइड्रोजन कहीं पर इधर उधर इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, यहाँ पर उसे लोन पेयर दिखाई देंगे, उनके साथ बॉन्ड बना देगा, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेंगे। अब इससे हो क्या रहा, इससे क्या हो रहा, क्या पहले ये जो क्लोरोफॉर्म था CHCl3 इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये A था हमारे पास तो नहीं थी। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो इसके अंदर भी नहीं थी। तो मान लिया इसका वॉल्यूम कितना था, 20 था, 20 ml। तो इसका वॉल्यूम कितना था, मान लिया 20 ml। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वॉल्यूम इसका कम हो गया, घट गया थोड़ा सा, वॉल्यूम इसका लेस कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक दूसरे के पास पास आएंगे, ऐसे एक दूसरे को खींचेंगे तो इसलिए इनका वॉल्यूम अब 20-40 नहीं रहेगा, 39 पॉइंट के समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब इसके वॉल्यूम में कमी हो गई। इसका मतलब डेल्टा V इज लेस देन 0। डेल्टा V की वैल्यू अब 0 से क्या है, सॉरी डेल्टा V की वैल्यू 0 से कम हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई। इसमें से इसको घटाओ 39 में से 40 को तो नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा V इज लेस देन 0। तो इसी से क्या हुआ, देखो प्रेशर में भी फर्क पड़ गया। प्रेशर में क्या फर्क पड़ गया, पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब ये जब एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, ये वेपर बनने नहीं दे रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग गई है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनने लग गई तो वेपर ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। तो वेपर ज़्यादा बनेंगे नहीं तो बाद में जो टोटल आया या P ऑब्जर्व आ रहा जो वो कम आएगा ना। पहले तो ज़्यादा रहा होगा, ये जो इसका था और ये जो इसका था अलग अलग, तो ये पहले तो ज़्यादा रहा होगा और ये बाद में कम आया तो लेस देन 0 क्योंकि बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कारण हुआ। तो तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट इसमें है हमारे पास नंबर थर्ड, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0। सब उसी की तरह से चल रहे हैं। और चौथा पॉइंट जो हमने कहा था कि हमेशा यही रहेगा, चौथा पॉइंट तो एक ही है कि डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे वो कोई भी है, इसको छोड़ो, इन तीनों पे ध्यान करो आप। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब अगर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले लें हम इसमें, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, P, ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ, और P इज ग्रेटर देन PA0 और XIA प्लस PB0 और XIB। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा V ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है और ये नेगेटिव डेविएशन के लिए। अब इस पर और इसका दोनों के एग्जांपल्स लिखेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के, जो कि बहुत जरूरी लिखने पड़ेंगे हमें, पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। तो मैं 3-4 एग्जांपल, मेरे पास जो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले नेगेटिव डेविएशन के और फिर पॉजिटिव डेविएशन के। तो इनको नोट करेंगे जरूर, एग्जाम्पल के बारे में जरूर नोट कर लेंगे आप। तो पहले ये नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स क्या है, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हमारे पास आएगा
अभी एक एग्जाम्पल लिखा हमने CHCl3 और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास CHCl3 और ईथर आ जाएगा हमारे पास ETHER, ईथर लिख दिया हमने इसको। ईथर का मतलब जैसे CH3O और CH3, ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, ऐसे ही जैसे उनके बीच में हुई थी। नेक्स्ट एक बात, इसका एग्जाम्पल और ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, वाटर और सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाटर आया यहाँ, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, ये इसका एग्जाम्पल है। वाटर आया यहाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने H2SO4 ले लिया। ये वाटर आया यहाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में HNO3 ले लिया। ये वाटर आया, स्ट्रॉन्ग एसिड में HI ले लिया। तो ये इतने सारे इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे पास। ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, तो इसका उल्टा, यानी कि डेल्टा V का मान 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सचर, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर 0। तो इसको आप देख लेंगे। अब पॉजिटिव, इसके लिए ग्राफ भी देखते हैं हम। तो ग्राफ इन दोनों के बारे में, दोनों के ग्राफ हम लास्ट में एक साथ देखते हैं। पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स। अब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, वाटर और मिथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइल अल्कोहल, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H6 कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉल्विन C6H5CH3, वाटर और बेंजीन C6H6, वाटर, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन और बेंजीन। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लें, ध्यान करें एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल पे ही बात है। हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे, जो भी पिछले 1-2 साल में क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को डाल देंगे। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका ग्राफ बनाइए, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए ग्राफ इसका किस टाइप से आ रहा था ग्राफ। तो ग्राफ जो हम राउल्ट्स के लॉ को ग्राफ के में पढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए पहले तो राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ बनाइए आप। यहाँ पर क्या लिखते थे आप, PA0, यहाँ पर क्या लिखते थे आप, PB0, और ये हमारे पास आता था यहाँ पर XIA = 1 और XIB = 0। फिर यहाँ XIA = 0, XIB = 1। अब ग्राफ कैसे आता था, तो ग्राफ आता था ऐसे ऐसे, और ये टोटल का आता था ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ आता था। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करता है, अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो ग्राफ इसका किस टाइप से आएगा, तो इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से। मतलब ये नीचे को ये ग्राफ आएगा इसका नेगेटिव डेविएशन के लिए। यहाँ भी ये नीचे ग्राफ, ये जो रेड लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ बाद में, ये नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ है, ये नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ हो गया। ऐसे बना देंगे आप नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। और अगर पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ आएगा, तो ये जो लाइन है नीचे ऐसे आई, इनको ऊपर से लाना है लाइनों को। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाइए, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ऐसा आएगा हमारे पास कि यहाँ से लाइन ये ऊपर को, यहाँ से लाइन ये ऊपर को, यहाँ से लाइन ये ऊपर को, ये PA0, ये PB0, ऐसे करके जो बना हुआ हमारे पास ग्राफ, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। जरूर उसको याद कर लेंगे आप, बहुत ढंग से उसको देख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।